हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। इस वीडियो में गेट 2024 का जो फंक्शनल एनालिसिस पे 4 क्वेश्चंस आए थे, अगर मैं सही हूं तो 4 to 5, उसमें से ये एक क्वेश्चन करेंगे जो कि डायरेक्ट एप्लीकेशन है हाइन-बनाक थ्योरम का। ठीक है, पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, फिर सोल्यूशन के प्रोसेस पे आगे चलेंगे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लेट एलपी। अब देखिए, ये एलपी जो स्पेसेस हैं ये ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। ये जो स्पेसेस जनरल अगर मैं बोलूं तो ये पी समेबल सीक्वेंसेस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स के कलेक्शन होते हैं और ये वेक्टर स्पेस फॉर्म करते हैं ओवर द फील्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। नॉन लीनियर स्पेसेस होते हैं, बनाक स्पेसेस होते हैं। ठीक है, यहां तक तो इसके बारे में रिजल्ट हमें पता है। ठीक, तो एलपी स्पेस वही दिया है। देखिए, ये सीक्वेंस है और एक और इंटरेस्टिंग केस यहां पे थोड़ा सा आसान कर दिया है कि सीक्वेंस के एलिमेंट्स जो है ना रियल नंबर्स हैं। ठीक है, तो ये और आसान हो गया। तो सीक्वेंस के एलिमेंट्स जो है रियल नंबर्स है, मतलब यहां पे ये जो भी नॉन लीनियर स्पेस कंसीडर करेंगे ओवर द फील्ड ऑफ रियल नंबर्स। और जो यहां पे पी नॉर्म होता है ऑलरेडी हम कर चुके हैं, ये नॉर्म है यहां पे। ठीक, एक चीज और आसान कर दिया है, आपको ज्यादा भटकाया नहीं है। P की वैल्यू 1 और 2 ही लेना है। दैट मीन्स आपको L1 स्पेस, मतलब ये क्या होता था स्पेस, एब्सोल्युटली समेबल सीक्वेंसेस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, और ये L2 जो होता था P = 2 लेंगे, स्क्वायर समेबल सीक्वेंसेस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब जैसा कि मैं बार बार बोल रहा हूं कि यहां पे अब कॉम्प्लेक्स नंबर्स की सीक्वेंसेज ना लेके आपको रियल नंबर्स पे ही स्टिक करना है, थोड़ा सा आसान और हो गया। ठीक, फर्दर C00, याद करिए C00 क्या होता था, ये उन कॉम्प्लेक्स नंबर, जनरल स्पेस की बात बोल रहा हूं, उन कॉम्प्लेक्स नंबर्स के सीक्वेंसेस का कलेक्शन जिसमें फाइनाइट टर्म्स ही नॉन जीरो होते हैं, बाकी सब के सब टर्म्स जीरो होंगे। तो वही लिखा है C00 xn such that xn = 0 for all but finitely many n greater than or equal to 1। मतलब C00 उन्हीं सीक्वेंसेस का कलेक्शन है जो कि जिसमें कि फाइनाइट टर्म्स ही नॉन जीरो होंगे, बाकी सब के सब जीरो। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहां पे एक रिजल्ट है कि C00 जो है ना, ये जो है एलपी स्पेस का सब स्पेस होता है किसी भी पी के लिए। ठीक है ना, अब यहां पे आप P = 1 और 2 लिया है तो यहां पे आप इसी पे स्टिक करिए, तो ये सब स्पेस होता है इस एलपी स्पेस का। ठीक, तो मतलब L1 का भी ये सब स्पेस होगा, L2 का भी ये सब स्पेस होगा। क्लियर। अब आते हैं फर्दर, फॉर x एक सीक्वेंस लिया है C00 का और उस पर डिफाइन कर रहा है एक फंक्शन fx = समेशन n = 1 से इंफिनिटी xn/√n। अब आपको बोला है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। देयर एग्जिस्ट अ कॉन्टिन्यूअस लीनियर फंक्शनल कैपिटल F ऑन L1 सच दैट कैपिटल F = f स्मॉल f ऑन C00। सेकेंड, there exists a continuous linear functional capital G on L2 such that capital G = f on C00। अब देखिए यहां पे एक टर्म होता है, मैक्सिमम क्वेश्चंस में आप यही देखते हैं। आपने बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन सीखा है, तो रिजल्ट था ना कि एक थ्योरम है, 2-3 कंडीशंस है जो कि इक्विवेलेंट होती है। उसमें क्या था कि बाउंडेड होगा वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, या फिर कॉन्टिन्यूअस होगा, यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस। तो दैट मीन्स क्या हुआ कि ये कॉन्टिन्यूअस लीनियर फंक्शनल बोल रहा है, दैट मीन्स ये बात क्या कर रहा है, बाउंडेड। कॉन्टिन्यूअस मतलब बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो मैं कॉन्टिन्यूअस बोलूं या बाउंडेड, ये सेम होता है। तो अब थोड़े से सेंस में, चूंकि बाउंडेड से हम लोग ज्यादा बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ज्यादा यूज करते हैं, तो इसका मतलब यही बोल रहा है कि क्या एक बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मिलेगा कैपिटल F L1 पे सच दैट कैपिटल F = स्मॉल f ऑन C00। ये स्मॉल f जो है C00 पे डिफाइंड है। ठीक है, तो इसको भी आप फंक्शनल की तरह ट्रीट करेंगे। अब ध्यान दीजिए, फंक्शनल की बात कर रहा है तो यहां पे f जो है उसको भी मैं कंसीडर करूंगा किस पे है, C00 से R पे। क्यों? क्योंकि सब कुछ हमारा R पे अब यहां पे है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे नहीं जाना है, R पे। यहां पे जो कैपिटल F बोल रहा है वो क्या बोल रहा है, ये L1 पे है। ठीक है ना, L1 से लेके R पे, और यहां पे कैपिटल G जो बोल रहा है वो क्या है, L2 से लेके R पे। तो ये 3 लीनियर फंक्शनल्स हैं। अब इन्हीं पे ये 2 स्टेटमेंट्स बनाया है। ऑप्शंस में देखेंगे कि both 1 and 2 are true,
फर्स्ट इज ट्रू, सेकेंड स्टेटमेंट इज फॉल्स, फर्स्ट इज फॉल्स एंड सेकेंड इज ट्रू, एंड यहां पे डी ऑप्शन छूट गया मुझे लगता है, बोथ आर फॉल्स, यही बचेगा, बोथ आर फॉल्स। चलिए मैं उसको कंप्लीट कर देता हूं। तो ये 4 ऑप्शंस है। अब आपको चेक करना है कि इसमें से कौन कौन सही है इस स्टेटमेंट में। ठीक, क्वेश्चन को अगर आप ऑब्जर्व करें, देखिए मैं आपको बोलता हूं, आप मेरे पेन ड्राइव कोर्सेज देखें या फिर इवन लाइव क्लासेज अगर किए हों फंक्शनल पे, तो जैसे मैं टोपोलॉजी में बोलता हूं कि टोपोलॉजी निकालना आप जान गए गिवन इंफॉर्मेशन से, तो फिर आप गेट के क्वेश्चंस की बात करें तो 80% क्वेश्चन वही सॉल्व हो जाता है। उसी तरीके से फंक्शनल में, इसकी मेरी पेन ड्राइव कोर्सेज है, लाइव क्लासेस भी चली, तो यहां पे जो फंक्शनल की अगर बात करते हैं तो फंक्शनल में फंक्शनल एनालिसिस की बात करें तो क्वेश्चन को पहले आप समझे, कुछ ही इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं उनको आप याद, अगर उनका स्टेटमेंट ढंग से पढ़ें। फंक्शनल की मैंने कुछ वीडियोस अपलोड किया फंक्शनल एनालिसिस पे, उसमें एक इंपॉर्टेंट था रिज रिप्रेजेंटेशन थ्योरम, वहां पे मैंने आपको बताया कि कैसे सोचना है। ठीक है, तो मेरी जो पेन ड्राइव कोर्स है फंक्शनल एनालिसिस में बिल्कुल आपको उस वही एक अप्रोच है जो गेट के लिए पेन ड्राइव कोर्स अवेलेबल है, वो आपको मैंने पूरी कोशिश यही की है कि आपको सोचना कैसे है। जिस दिन सोचना आप जान जाएंगे कि क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करना है, चीजें आसान हो जाती है। एनीवेज, तो यहां पे बोल क्या रहा है, अल्टीमेट ये एक्सटेंशन की बात कर रहा है, और जैसे ही एक्सटेंशन की बात आएगी आपके दिमाग में हैन-बनाक थ्योरम आना चाहिए। देखिए हैन-बनाक थ्योरम कॉम्प्लेक्स फील्ड के ऊपर भी मतलब किसी वेक्टर स्पेस में लो कॉम्प्लेक्स फील्ड के ऊपर या रियल फील्ड के ऊपर, तो उस पे अलग अलग उसका स्टेटमेंट है, हालांकि मिलता जुलता है, बट उसका मेन जो थीम है वो एक्सटेंशन बताता है। अब हैन-बनाक थ्योरम का कोरोलरी है, ठीक है, मतलब आप यूं बोल सकते हैं कि हैन-बनाक थ्योरम से डिराइव ये रिजल्ट है जो यहां पे लगेगा। ठीक है, तो वो है क्या, देखिए मैं आपको जस्ट ऐसे बता देता हूं। अगर x ये एक नॉन लीनियर स्पेस है ओवर द फील्ड के, मैं जनरल बता रहा हूं, ये फील्ड जो होती है या तो रियल नंबर होगी या तो फील्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स होगी। तो ये बोलता क्या है कि अगर ये नॉन लीनियर स्पेस है और m जो है इसका लीनियर सब स्पेस है ना, ये इसका सब स्पेस है। अब ये जो रिजल्ट है वो क्या बोलता है कि अगर एक मैं फंक्शनल लेता हूं, ऑब्वियस सी बात है m2k, अब यहां पे ये फील्ड जो है वो रियल नंबर है तो आप रियल नंबर पे स्टिक करिए ना। तो अगर ये फंक्शनल है इस सब स्पेस पे जो कि बाउंडेड लीनियर फंक्शनल है, बाउंडेड लीनियर फंक्शनल, ये बाउंडेड लीनियर फंक्शनल है, तो हैन-बनाक थ्योरम गारंटी देता है कि मुझे इस f का एक एक्सटेंशन मिलेगा। दैट मींस मुझे एक अगेन बाउंडेड देयर एग्जिस्ट अ बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहां से, x टू r सच दैट, दो कंडीशन सेटिस्फाइड होती हैं। ये दोनों बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, मैंने नाम नहीं दिया, मान लीजिए मैं कैपिटल F दे देता हूं, तो देयर एग्जिस्ट अ बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कैपिटल F फ्रॉम x टू r सच दैट कैपिटल X जो है और fx की वैल्यू ना ये इक्वल होती है फॉर एवरी x बिलोंग्स टू m, ये जो सब स्पेस है, ठीक, उस पे, एंड इन दोनों का नॉर्म आपस में इक्वल होते हैं। ये है स्टेटमेंट, ठीक है ना, यही लगेगा यहां पे। अब इसको आपको जब सीखना है तो और अच्छे से समझ में आएगा वो यहां पे, बस ये रिजल्ट आप पकड़ लीजिए, हैन-बनाक थ्योरम ही है ये, उसका कोरोलरी मतलब उसका थ्योरम है। क्या मैं बोल रहा हूं, यहां पे x एक नॉन लीनियर स्पेस है, और अब ये सी बात है जिस फील्ड के ऊपर ये वेक्टर स्पेस है वो फील्ड यहां पे लिख लिया, क्योंकि यहां पे मैं फील्ड ऑफ रियल नंबर लेना है तो मैं रियल नंबर पे स्टिक करता हूं। ठीक, अब क्या बोल रहा है देखिए स्टेटमेंट, अगर मैं इसका कोई लीनियर सब स्पेस मतलब सब स्पेस लेता हूं तो सब स्पेस पे कुछ एलिमेंट्स होंगे, कुछ बाहर होंगे। ठीक है, तो बोल क्या रहा है कि अगर एक फंक्शनल है मतलब m टू r, ये m है जो कि बाउंडेड है, ठीक, तो बोलता क्या है कि इस f का एक्सटेंशन मिलेगा, वो क्या होगा, यहां से कैपिटल X से R पे ये एक लीनियर फंक्शनल मिलेगा और ये भी क्या होगा, बाउंडेड होगा। ठीक है ना, सच दैट ये दो कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी कि इस m का कोई भी एलिमेंट लीजिए, इस पे स्मॉल f और कैपिटल F की जो वैल्यूज होंगी वो दोनों सेम होंगी, ये, एंड ओवरऑल ये f कैपिटल F क्या है, x पे है, तो इस पूरे x पे इसका जो नॉर्म आएगा एज अ
लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वो इक्वल होगा, मतलब एज अ बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वो इक्वल होगा ये जो स्मॉल f है जो कि m पे है एज अ बाउंडेड लीनियर। तो इन दोनों का लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का, बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का नॉर्म जो है वो इक्वल होता है। ये है स्टेटमेंट, ठीक है, बस इसी को हम लगाएंगे। अब ध्यान दीजिए, चलिए यहां पे मैं पहले स्टेटमेंट फर्स्ट पे आता हूं, इसको कर लें, फिर स्टेटमेंट सेकंड पे चलेंगे। क्या बोल रहा है समझिएगा, बोल यही रहा है ना कि देयर एग्जिस्ट लीनियर फंक्शनल। अब कॉन्टिन्यूअस बोल रहा है मतलब देयर एग्जिस्ट बाउंडेड लीनियर फंक्शनल कैपिटल F ऑन दिस सच दैट ये कंडीशन होल्ड करेगी, ठीक। तो आपको दिखाना क्या है, पहली चीज कि अगर मैं दिखा दूं कि ये जो f है ना, स्मॉल f जो कि यहां पे डिफाइन है C00 पे से मैं R कंसीडर कर रहा हूं, तो अगर ये मेरा बाउंडेड हो जाए, बस इतना दिखा दूं कि ये बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो इस थ्योरम से ना ये मेरा देयर एग्जिस्ट, मतलब ये गारंटी देती है थ्योरम कि मुझे कम से कम एक बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मिलेगा। अब x की जगह क्या ले रहे हैं, ये L1 की बात करता है, तो ये L1 to R, ये मुझे एक बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मिल जाएगा सच दैट ये कंडीशन। तो आपको नॉर्म की तो बात नहीं कर रहा है, बट ये बोल रहा है कि ये होगा, m की जगह क्या है C00। समझ में आ गया? तो इस थ्योरम का यही एप्लीकेशन। तो बस अब दिखा दीजिए कि C00 पे ये जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन किया है ना f, ये क्या हो जाएगा, बाउंडेड हो जाएगा, ठीक, ये बाउंडेड हो जाएगा। अब इसको दिखाने के लिए पहली चीज तो मैंने बता ही दिया कि C00 L1 और L2 दोनों का सब स्पेसेस होगा, ठीक। तो L1 पे जो नॉर्म है वो आपका नॉर्म 1 है, वो देखिए वो नॉर्म 1 मतलब यहाँ पे p की जगह 1 रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, समेशन मॉड xn, बस इतना ही, क्योंकि p की जगह 1 भी है तो, और समेशन लेके 1/1 करेंगे मतलब यही आएगा। तो यहाँ पे जो नॉर्म है, कोई भी वेक्टर x लिया आपने तो उसके लिए नॉर्म जो L1 में ये होगा। अब इसी नॉर्म के रिस्पेक्ट में हम C00 पे कुछ भी कैलकुलेट करने वाले हैं, जो भी आगे का कॉन्सेप्ट है। तो चलिए मुझे यही दिखाना है कि ये जो है बाउंडेड लीनियर फंक्शनल है C00 पे, अगर ये हो गया तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। अब बाउंडेड दिखाने के लिए क्या था, एक और रिजल्ट था, उस पर मैं थोड़ा सा आपको समराइज करता हूं। मैं बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एक्चुअल डिफिनीशन, अगर x कोई नॉर्म है, यहां पे कोई ये नॉर्म है और यहां मतलब x नॉन लीनियर स्पेस है, y भी एक नॉन लीनियर स्पेस है, ठीक है। इन दोनों पे नॉर्म्स अलग अलग हो सकते हैं, ये एक नॉन लीनियर स्पेस, y भी एक नॉन लीनियर स्पेस। f जो है एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है x to y, तो मैं बोलूंगा कि ये जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है ये बाउंडेड होगा कब, अगर मुझे एक नंबर मिल जाए, रियल नंबर m greater than or equal to 0 सच दैट नॉर्म ऑफ tx, अच्छा t मैं लिखता हूं जनरली बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, बट यहां पे f है तो मैं f से कंफ्यूज नहीं करूंगा, मैं जनरल बता रहा हूं तो मैं यहां पे t ले लेता हूं। तो t फ्रॉम दिस सच दैट t ऑफ x दिस इज इक्वल टू m टाइम्स नॉर्म ऑफ x फॉर एवरी x बिलोंग्स टू क्या, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू कैपिटल X। अब यहां पे ये रियल नंबर मैंने बोला है और यहां पे भी सब स्पेस के लिए मैंने m ले लिया था, तो उससे कंफ्यूज मत करिएगा, ये रियल नंबर है और वहां पे सब स्पेस है। एनीवेज, तो एक ये रियल नंबर मिलनी चाहिए सच दैट ये कंडीशन होल्ड करे। यहां पे एक और चीज मैं बार बार बोलता हूं कि अगर x यहां का कोई स्मॉल x यहां का एलिमेंट लेते हैं तो इमेज कहां पे जाएगी, y पे। तो ये जो नॉर्म कैलकुलेट करते हैं ये y पे करते हैं और ये वाला नॉर्म x पे करते हैं, क्योंकि ये x का एलिमेंट है, कैपिटल X का। तो इधर नॉर्म y पे और ये वाला नॉर्म x पे, ये चीज याद रखिएगा। मतलब कोडोमेन पे ये करते हैं, कोडोमेन में जो नॉर्म है, और यहां पे जो नॉर्म निकालेंगे वो डोमेन सेट वाले पे जो नॉर्म है। इतना तो समझ में आ गया होगा। ये है बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का डेफिनेशन, मैं इसी से जाऊंगा, ठीक है। कुछ लोग क्या करते हैं कि यहां पे डायरेक्ट रिज रिप्रेजेंटेशन थ्योरम लगाते हैं। मैं वहां पे भी बताया था जब रिज रिप्रेजेंटेशन थ्योरम मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि वो हिल्बर्ट स्पेसेस पे है, और C00 तो इवन बना की स्पेस भी नहीं होता। किसी भी नॉर्म, यहाँ पे दो नॉर्म्स होते हैं C00 पे, एक P नॉर्म जो कि यहाँ पे हम कंसीडर करेंगे और एक सुप्रीमम नॉर्म। ये किसी भी नॉर्म के रिस्पेक्ट में ये बना की स्पेस ही नहीं होता। तो अब ये सी बात है, हिल्बर्ट स्पेस की कोई बात ही नहीं करेंगे हम, तो ये हिल्बर्ट स्पेस होगा ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे रिज रिप्रेजेंटेशन थ्योरम लगा के इसको बाउंडेड दिखाने की कोशिश मत करिएगा। चलिए तो क्या करेंगे, बाय डिफिनीशन हम जाएंगे। ये मेरा डिफिनीशन है, ध्यान दीजिएगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, x जो क्वेश्चन में दिया है वही मैं ले लेता हूं एक सीक्वेंस x1 x2
एक्स एन, और इसके आगे मैं मान लेता हूं कि सारे के सारे टर्म जीरो हैं। ये सीक्वेंस है किसका? C00 का। ये सीक्वेंस है मेरी C00 का। ठीक, तो मुझे क्या दिखाना है? मेरे फोटो से आपको ऊपर लग रहा होगा, ये अब दिखेगा। चलिए, तो मुझे यही दिखाना ना, इस डिफिनीशन को ध्यान में रखते हुए मैं इसको बाउंडेड दिखाना चाहता हूं। तो मुझे यही दिखाना है। दिखाना क्या है? पहले ये देखिए, इसका नॉर्म, ठीक है, दिस इज लेस देन और इक्वल टू, मुझे एक रियल नंबर m मिल जाए ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 सच दैट ये कंडीशन होल्ड करे। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पे ये जो नॉर्म कहां कैलकुलेट करेंगे? कोडोमेन सेट में, जो नॉर्म लीनियर स्पेस है। तो यहां पे नॉर्म सेट ऑफ रियल नंबर्स पे यही होता है कि कोई भी रियल नंबर लेंगे तो उसका नॉर्म जो होता है मॉड x। तो यहां पे आप, मैं ऐसे लिख देता हूं, ये रियल नंबर्स के रिस्पेक्ट में, यहां के रिस्पेक्ट में करेंगे। और ये 1 लिख दिया, 1 मतलब L1 का, देखिए यहां पे L1 का सब स्पेस कंसीडर कर रहे हैं C00 का, तो L1 पे जो नॉर्म होगा, L1 पे 1 नॉर्म है, जो मैंने बताया ये वाला नॉर्म, तो इसलिए मैंने 1 लिख दिया। मुझे ये दिखाना है। तो चलिए, मैंने ये x ले लिया, पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके चलता हूं, दिखाता हूं कि ये कंडीशन हो पाएगा क्या। तो नॉर्म ऑफ fx का डिफिनीशन आपको यहां दिया हुआ है। तो दिस विल बी समेशन n इक्वल टू 1 to infinity xn अपॉन रूट n। ठीक, अब ये नॉर्म यहां पे क्या होता है मैंने जस्ट बताया, कहां पे कैलकुलेट करेंगे? सेट ऑफ रियल नंबर्स पे जो नॉर्म है, और वो नॉर्म क्या है? ये मॉडुलस। तो सिंपल सी बात है, बस मैं यहां पे मॉड लगा दूंगा, समेशन n इक्वल टू 1 to infinity xn अपॉन स्क्वायर रूट n। अब ध्यान दीजिएगा, इसको थोड़ा सा अब यहां से आ जाता हूं। ये क्या होगा, इसी की मैं बात कर रहा हूं। तो मैं सीधी सी बात है, एक बार यहां से फिर से लिख दिया, नॉर्म ऑफ fx ये है। अब ध्यान दीजिए, मॉड यहां पर रहने दीजिए, n इक्वल टू 1 रखेंगे तो x1 अपॉन रूट 1 मतलब 1 हो जाएगा, प्लस, या मैं लिख देता हूं रूट 1। n इक्वल टू 2 रखेंगे, x2 अपॉन रूट 2, प्लस इस तरह से n लेंगे xn अपॉन रूट n, प्लस। अब ध्यान दीजिए, मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूं कि xn तक ये नॉन जीरो है, उसके आगे सारे के सारे जीरो हैं, तो ये सब के सब जीरो हो जाएंगे, बीच में प्लस साइन लगा दीजिए, तो ये सब के सब जीरो। तो अल्टीमेट ये क्या हो जाएगा? मॉड x1 प्लस x2 अपॉन रूट 2 प्लस x3 अपॉन रूट 3 प्लस डॉट डॉट xn अपॉन रूट n मॉडुलस। बाकी इसके आगे तो सब जीरो है। अब एक रिजल्ट है, ये रियल नंबर्स पे आप कई बार कर चुके हैं। मान लीजिए दो क्वांटिटीज ऊपर मैं सेम लेता हूं फॉर एग्जांपल, ठीक है। नीचे अगर मैं डिनोमिनेटर में अगर क्वांटिटी को बड़ा करूंगा डिनोमिनेटर वाले को, तो ओवरऑल जो फ्रैक्शन है ना, वो क्या हो जाता है? लेस हो जाता है। दैट मीन्स यहां पे देखिए, डिनोमिनेटर में 1 है, यहां पे 2 है, ऊपर की क्वांटिटी सेम है, तो अब ये सी बात है, ये ग्रेटर होगा। सेम लॉजिक लगाऊंगा। इन जैसे 2 है, 3 है, यहां पे क्या था? रूट 1। मैं इन सबको 1 1 से रिप्लेस कर रहा हूं, मतलब डिनोमिनेटर यहां पे छोटा कर रहा हूं। जब आप छोटा करेंगे डिनोमिनेटर, तो ओवरऑल क्वांटिटी बड़ी होती जाएगी। दैट मीन्स यहां पे दिस इज, या एक स्टेप पहले तो मैं ये लिख देता हूं, ट्रायंगल इनइक्वालिटी मॉडुलस, या ऐसे समझे ना, मॉडुलस इनइक्वालिटी यूज कर रहा हूं, तो इसको अलग अलग ऐसे लिख सकते हैं, दिस प्लस x2 अपॉन रूट 2 प्लस ऐसे मॉड xn अपॉन रूट n। ठीक है, ये हो गया। अब ध्यान दीजिए, यहीं पे मैं आ जाता हूं, दिस इज लेस देन और इक्वल टू। अब मैं सबको क्या कर रहा हूं? 1 1 से रिप्लेस कर रहा हूं, तो ये मॉड x1 प्लस मॉड x2 प्लस ऐसे मॉड xn। ठीक है, आगे सबके सब जीरो है, ये समझिए। तो मैंने सबको 1 से रिप्लेस किया, तो ये इंडिविजुअल क्वांटिटी जो है ये मॉड x2 से छोटी होगी, उसी तरीके से ये सब के सब, मतलब रूट 2 को मैं 1 से रिप्लेस किया, इस तरह से रूट n को भी 1 से, सबको 1 से रिप्लेस किया, तो ये क्वांटिटीज लेस देन और इक्वल टू। अब जरा ध्यान दीजिए, ये जो वेक्टर मैंने लिया था x, वो वेक्टर था क्या? ये देखिए, मैंने वेक्टर मतलब ये सीक्वेंस, ठीक है ना। तो इस सीक्वेंस का, इस वेक्टर का अगर नॉर्म निकालेंगे, और नॉर्म कहां पे निकालना है आपको? C2 में, अभी जस्ट मैंने आपको बताया था। तो यहां पे नॉर्म क्या है? यही वाला नॉर्म है, समेशन मॉड xn। मतलब क्या हुआ कि आप इंडिविजुअल टर्म्स का, या ऐसे मैं लिख देता हूं, समेशन मॉड xn। ठीक है, ये अब ये क्या हो जाएगा? n की जगह 1 रखेंगे तो मॉड x1, 2 रखेंगे तो मॉड x2, ऐसे प्लस करके डॉट डॉट मॉड xn, और लास्ट इसके आगे सारे के सारे टर्म्स जीरो हैं, तो ये 0 0, तो दिस विल बी मॉड x1
प्लस मॉड x2 प्लस इस तरह से मॉड xn, यही होगा। और देखिए ये क्वांटिटी वही है, दैट मीन्स नॉर्म ऑफ, ये क्या है, नॉर्म की बात करें तो नॉर्म ऑफ x, ठीक है। तो जो मैंने वेक्टर लिया उसी का ये नॉर्म आ रहा है। तो हमने अल्टीमेट क्या दिखाया, इधर देखिए, नॉर्म ऑफ fx, ठीक, दिस इज लेस देन और इक्वल टू, देखिए यहां पे नॉर्म ऑफ x। दैट मीन्स क्या हुआ, यहां पे 1 जो है आ रहा है, इसको मैं m ले लिया, तो क्या हो गया, मुझे ये रियल नंबर 1 मिल रही है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 सच दैट नॉर्म ऑफ fx इज लेस देन और इक्वल टू नॉर्म ऑफ x, ठीक है, ये हो गया। दिस विल इंप्लाई f इज अ बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, और इनफैक्ट यहां पे बाउंडेड लीनियर फंक्शनल, क्योंकि ये फंक्शनल ले रहे हैं, ठीक है। जब ये बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो गया या फंक्शनल हो गया, सो बाई हैन-बनाक थ्योरम, जो अभी थ्योरम आपको बताया था, ये क्या करेगा, मुझे एक फंक्शनल मिल जाएगा, देयर एग्जिस्ट अ बाउंडेड लीनियर फंक्शनल f, कैपिटल F फ्रॉम x यहां पे क्या है, होल स्पेस, बड़ा वाला स्पेस L1, तो मुझे एक इस बाउंडेड लीनियर फंक्शनल मिल जाएगा L1 से लेके R पे, सच दैट ये दो कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी। ये देखिए, तो यही तो पूछ रहा था, नॉर्म की बात ही नहीं कर रहा, बात इसकी कर रहा है। तो यहां पे देखिए दिस, दैट मीन्स क्या हुआ, ये सच दैट मैं पूरा लिख देता हूं, दिस सच दैट, पहली चीज की मॉड, सॉरी, सच दैट ये f ऑफ x, कैपिटल F ऑफ x, कैपिटल F ऑफ x, दिस इज इक्वल टू स्मॉल f ऑफ x फॉर एवरी x बिलोंग्स टू C00, और इन दोनों का नॉर्म भी इक्वल होगा, उसके बारे में बात नहीं करना है, ये कंडीशन होल्ड करेगी, और यही तो हमें दिखाना था। देखिए दिस, तो फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू हुआ। मैं समझा पाया कि नहीं, तो ये हैन-बनाक थ्योरम से हमने बस जैसे ये लगेगा, मुझे पता चल गया, बस मैं दिखा दूंगा कि ये f जो है ना C00 पे बाउंडेड लीनियर फंक्शनल है, और हमने जाके बाउंडेड लीनियर फंक्शनल के डिफिनीशन से हमने दिखाया कि ये बाउंडेड लीनियर फंक्शनल है। और जैसे ये हो गया, हैन-बनाक थ्योरम ये गारंटी देता है कि इस L1 पे मुझे एक बाउंडेड लीनियर फंक्शनल मिलेगा सच दैट ये दो कंडीशन होल्ड करेंगी। दैट मींस स्टेटमेंट 1 ट्रू हुआ। अब आते हैं स्टेटमेंट 2 पे। स्टेटमेंट 2 में बड़ा इंटरेस्टिंग केस दिया है, इसमें थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। यहां पे L2 दिया है और L2 में कोई वेक्टर लेंगे, ठीक है, मैं यहीं पे कर देता हूं। L2 में सेकेंड पार्ट के लिए L2 में कोई भी वेक्टर लेते हैं, मान लीजिए यही मैं लेता हूं x1 x2 ऐसे xn डॉट डॉट, मतलब ये सीक्वेंस है। ये L2 का अगर मेंबर है तो इसका नॉर्म क्या होगा, बाय डेफिनेशन समेशन मॉड xn होल स्क्वायर, और जो आ जाएगा उसके पावर 1/2। क्लियर? तो अब यहां पे मैं यही थ्योरम लगाने की कोशिश करूंगा, तो अगेन मैं दिखाऊंगा कि यहां पे तो एज L1 के सब स्पेस में किसी भी वेक्टर एज ए सब स्पेस C00, यहां पे नॉर्म ये था, लेकिन अब यहां पे L2 का सब स्पेस ले रहे हैं, मतलब यहां पे नॉर्म 2 है, इसका सब स्पेस आप कंसीडर कर रहे हैं C00, मतलब यहां पे भी नॉर्म आपको 2 लेना पड़ेगा एज सब स्पेस, और आपको दिखाना पड़ेगा कि ये जो f है वो बाउंडेड है या नहीं। मैं समझा पाया कि नहीं? तो चलिए, अब ये चीजें समझ में आ गई होंगी। अब मैं यहां पे बड़ा एक इंटरेस्टिंग केस ले रहा हूं, मैं देख के ही समझ में आ रहा है कि ऐसा नहीं होगा, बट ठीक है, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। तो मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे ना मैं ये सीक्वेंस ले रहा हूं, ऐसे नाम दे रहा हूं EN। EN है क्या, सीक्वेंस है इन सीक्वेंसेस का। क्या करना, मैं समझिएगा, मैं जो बोलना चाहता हूं ऐसे मैं बोल दे रहा हूं ना, आपको कंफ्यूजन होगा। एलिमेंट्स लेना है, मैं x1 ले रहा हूं, x1 लिखूंगा तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, इसीलिए मैं आपको बोल रहा था E1 ले रहा हूं। देखिए यहां पे E1 मतलब एक सीक्वेंस L2 का, वो कैसा होगा, ध्यान दीजिए, 1 बाकी सारे के सारे टर्म्स 0। E2 ये सब के सब L2 के मेंबर्स है। L2 के मेंबर्स नहीं, हमें क्या करना है, पहले दिखाना क्या है ये पहले समझिएगा। हमको दिखाना है कि ये f जो है C00 पे बाउंडेड है कि नहीं, तो मैं ये C00 का मेंबर ले रहा हूं, ठीक है। तो ये भी ऑब्वियस सी बात है, C00 का मेंबर है, एक ही टर्म फाइनाइट, बाकी सबके सब 0। E2 मैं ले रहा हूं 0 1 अपॉन √2 ऐसे, तो ये 0 0 ऐसे, ठीक है ना, ऐसे मैं लेके चल रहा हूं। देखिए ऐसे, इसको 1 अपॉन √1,
ठीक है ना, ABC00 का मेंबर होगा, 2 ही टर्म्स है। इस तरीके से आप जनरेट कर रहे हैं और यहाँ पे En आप लेके चल रहे हैं ऐसे 1/√1, 1/√2 और 1/√n और इसके आगे सारे के सारे 0। ABC00 का मेंबर है, ठीक है ना। इस तरह के मैं ये एलिमेंट्स लेके चल रहा हूँ, ठीक। तो उसी को मैं जनरल बोल रहा था कि En, अगर En की बात करें तो En को मैं ऐसा ले सकता हूँ 1/√1, 1/√2 ऐसे करके 1/√n और फिर इसके आगे आगे सब 0, ठीक है ना। ये फॉर एवरी n ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 ये C00 का मेंबर ले रहा हूँ, ठीक है ना, बिलोंग्स टू C00, ठीक, C00। यहां तक क्लियर हो गया? बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब ध्यान दीजिएगा, मुझे यही दिखाना है ना कि अब जो मैं कंसीडर कर रहा हूं f C00 से यहां पे मेरा नॉर्म 2 है 2r, ये जो मैं कंसीडर कर रहा हूं, जो डिफिनीशन यहां पे दिया हुआ है वो बाउंडेड है कि नहीं, ये लीनियर बाउंडेड लीनियर, ये ट्रांसफॉर्मेशन बाउंडेड लीनियर है या नहीं। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब फंक्शनल, तो ये फंक्शनल बाउंडेड लीनियर फंक्शनल है या नहीं। अगर ये बाउंडेड लीनियर फंक्शनल हो गया तो ये भी स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा हान-बनाक थ्योरम से। लेकिन अगर ये बाउंडेड नहीं हुआ तो ये थ्योरम लगेगी नहीं, ठीक है। तो फिर डाउट रहेगा कि ये सही है या नहीं, तो उसके लिए भी हम फर्दर करेंगे। तो चलिए यहां पे आ गया। अब ध्यान दीजिएगा, मैं सीधी सी बात है f ऑफ En निकाल, ठीक। तो f ऑफ En का नॉर्म, चीजें वही है जो मैं दिखाना चाहता हूं, बाउंडेड लीनियर फंक्शनल मतलब यही, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, ये क्या आएगा, अगर इसको मैं अलग से कैलकुलेट करूं तो ये कहां पे कैलकुलेट करना है, फंक्शनल है ना, सेट ऑफ रियल नंबर्स, मतलब ये मॉड हो जाएगा। और बाय डिफिनीशन ये क्या है, समेशन xn/√n, ठीक, यही से आपका क्लियर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा मॉड xn को, देखिए मैंने क्या लिया है xn, अब en पे ले रहा हूं तो en के ये एलिमेंट से देखिए, तो ये क्या हो जाएगा, अगेन देखिए x1 क्या है मेरा, अगर ऐसे देखें तो 1/√1 और ये नीचे √1 है और नीचे √1 से डिवाइड है। सिमिलरली x2 क्या हो जाएगा 1/√2 और यहाँ पे √2 से डिवाइड। ये देखिए xn के डिफिनीशन है, ये देखिए ये है ना, तो बस मैं उसी की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे n=2, फिर n=3 रखेंगे ये, एंड सो ऑन, ऐसे 1/√n बाई ये √n, और इसके आगे मैं मान के चल रहा हूं कि ये आगे बाकी सारे के सारे 0 है, ऐसे एज्यूम करके चलिए, ठीक है। दिस तो अल्टीमेट ये हो क्या रहा है समझिएगा, ये मैं समझा पाया कि नहीं प्लीज। और बीच में यहां समेशन है, आपको समेशन लगा देना है, ये सब समेशन प्लस कर दीजिए, प्लस डॉट डॉट। अब देखिए ये अल्टीमेट हो क्या रहा है 1/1 प्लस ये √2 यहां पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा √2 से, तो 2, उसी तरीके से 3 और इस तरह से n, बस इसके आगे तो सब 0 है। ये मेरा आ गया नॉर्म ऑफ f ऑफ En, ठीक। अब जरा देखते हैं नॉर्म ऑफ En क्या आएगा, ये भी तो लेना है। तो चलिए नॉर्म ऑफ En यहां पे क्या आएगा वो देखते हैं। तो नॉर्म ऑफ En, ठीक, ये क्या आएगा, अब इसको कहां कैलकुलेट करेंगे, En किसका मेंबर है C00, और C00 पे इस केस में नॉर्म क्या है, नॉर्म 2। तो बाय डिफिनीशन ये क्या हो जाएगा, नॉर्म के डिफिनीशन से समेशन मॉड xn स्क्वायर और जो आएगा उसका स्क्वायर रूट। तो चलिए ये क्या है xn, देखिए यहाँ पे यही है ना 1/√, तो इसको मतलब 1/√1 का स्क्वायर करेंगे 1 आ जाएगा, 1/√2 का स्क्वायर करेंगे 1/2, 1/√3 का करेंगे दिस, और इस तरह से प्लस 1/n, और इसके आगे तो 0 है, ये हो गया, और इसका स्क्वायर रूट। मैं समझा पाया कि नहीं प्लीज बोलिएगा, ठीक है। चलिए अब यहां पे देखिए ये जो मैंने निकाला ये सब के सब नेचुरल नंबर है, तो यहां मॉड लगाने की कोई जरूरत नहीं, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/3 प्लस ऐसे प्लस 1/n। अब लॉजिक देखिए, इसको स्टार लिखिए, इसको डबल स्टार लिखिए। अब अगर ऑब्जर्व करेंगे, हमें अगर ये बाउंडेड लीनियर फंक्शनल होता तो हमें बस यही दिखा देना है कि f ऑफ En का जो नॉर्म होगा दिस इज लेस देन और इक्वल टू, एक फिक्स नंबर मिलेगी m ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये फिक्स होती है, एंड दिस इज नॉर्म ऑफ En फॉर एवरी En। यहां पे यही हमें दिखाना है, ठीक है ना। तो यहां पे ये दिखाना था, तो लेफ्ट हैंड साइड में जो पोर्शन है देखिए ये है, ये एक रियल नंबर है, इसको मान लीजिए ये a है, और राइट हैंड साइड में देखिए ये जो निकाला है नॉर्म ऑफ En, वो मेरा क्या आ रहा है, सेम क्वांटिटी अंदर है बट उसका स्क्वायर रूट, मतलब ये √a है।
अगर ये सम मेरा a है तो ये ओवरऑल क्या है, रूट a। तो हो क्या रहा है, जरा ध्यान दीजिए, यहां पे अगर इसको मैं a लेता हूं तो ये मेरा क्या है, रूट a है। समझिएगा। अब एक एक न्यूमेरिकल लेके मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। मान लीजिए ये मेरा 4 है, इधर रूट 4, देखिए यही पैटर्न फॉलो करेगा ना, ये 4 तो इसका स्क्वायर रूट, तो ये स्क्वायर रूट 4 क्या है, 2। तो आप बोलेंगे कि सर ये कंडीशन दिखाना है तो मैं m को, फॉर एग्जांपल आप कोई फिक्स लेंगे ना, सच दैट ये लेस देन और इक्वल टू, तो मान लीजिए मैं m को 3 ले लिया, ठीक है, तो यहां पे आपको ये लेस देन और इक्वल टू हो जाता है क्योंकि 4 इधर 3 2 जा 6। लेकिन ध्यान दीजिए यहां पे क्या है, मैं बोल रहा हूं ना कि n को आप बढ़ाते जाएंगे, n का कोई इंड नहीं है, n बस जैसे यहां पे n को 2 लिया तो ये 2 टर्म होंगे, 3 लिया तो ये 3 टर्म्स होंगे, इस तरह से n को मैं जितना चाहूं आगे ले जा सकता हूं। तो एक n के लिए फॉर एग्जांपल मानिए ये अगर 9 आता है तो इधर क्या होगा, रूट 9 मेरा 3 है और यहां पे मैंने क्या ले लिया, 3, यहां पे देखिए इक्वल आ गया। फिर इसी तरीके से जब आगे बढ़ूंगा, मान लीजिए ये 16 आ गया तो ये रूट 16 होगा, रूट 16 मतलब 4, और यहां पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 4 जा 12 होता है, तो ये लेस नहीं हो रहा है बल्कि ग्रेटर हो जा रहा है। तो मैं बताना यही चाहता हूं कि यहां पे जो डिफिनीशन में बाउंडेड लीनियर फंक्शनल या ट्रांसफॉर्मेशन में ये m एक ही m मिलेगी, एवरी x के लिए काम करता है, लेकिन यहां पे ऐसा नहीं हो रहा है। यहां पे n को मैं बढ़ाते जाऊंगा ना तो ऐसा कंडीशन देखने को मिलेगा। मैं एग्जांपल लेके आपको एक्सप्लेन किया। दैट मीन्स क्या हुआ, दैट मीन्स ये हो गया कि मेरा f जो है ना इज नॉट अ बाउंडेड लीनियर फंक्शनल। अब ध्यान दीजिए, जब ये बाउंडेड लीनियर फंक्शनल नहीं है, ठीक है ना, तो दैट मीन्स क्या हुआ, ये थ्योरम जो मैं लगा रहा था यहां पे हैन-बनाग थ्योरम, वो फेल मार जाती है। फेल मार गई, दैट मीन्स भैया ये तो अब मैं श्योर नहीं हूं। तो यहां से भी आप चाहते तो ये दिमाग में आ गया कि हाँ ये गलत हो सकता है, बट ये इनफैक्ट गलत है। कैसे, अब मैं वो दिखाना चाह रहा हूं कि कैसे ये गलत है। अब इसके लिए रिज रिप्रेजेंटेशन थ्योरम मैं बार बार आपको बोल रहा था, जब मैं रिज रिप्रेजेंटेशन थ्योरम लगाया था, आपको वीडियो अपलोड किया था, तो मैंने बोला था कि रिज रिप्रेजेंटेशन थ्योरम अक्सर गेट के 1 से 2 क्वेश्चन में डायरेक्टली यूज हो जाता। देखिए यहां पे भी डायरेक्टली यूज होगा। तो क्या हुआ समझिएगा, यहां पे मैंने दिखाया कि ये जो फंक्शनल है ना वो बाउंडेड है ही नहीं, और ऑब्वियस ही बात है यहां से आप ये दिखा सकते हैं कि जब ये f बाउंडेड नहीं है और C00 पे अगर ये दोनों एग्री करते हैं तो ऑब्वियस ही बात है जो फंक्शनल मिलेगा L2 पे सच दैट ये कंडीशन सेटिस्फाइड होगी। तो ऑब्वियस ही बात है जब f ही बाउंडेड नहीं है मतलब उसका नॉर्म फाइनाइट नहीं है, तो ऑब्वियस ही बात है g का भी नॉर्म फाइनाइट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब ये f ही बाउंडेड नहीं है C00 पे और g इक्वल टू f है C00 पे, तो ऑब्वियस ही बात है a भी बाउंडेड नहीं होगा। समझा पा रहा हो कि नहीं? तो यही से आप इसको गलत कर दिए। मैं समझा पाया कि नहीं? प्लीज बोलिएगा। तो कितना अच्छा क्वेश्चन था। तो फिर से मैं आता हूं, फर्स्ट पार्ट में यही हैन-बनाग थ्योरम लगा के मैंने दिखाया कि f बाउंडेड लीनियर फंक्शनल है, और अगर बाउंडेड लीनियर फंक्शनल है तो हैन-बनाग थ्योरम गारंटी देता है कि L1 पे एक बाउंडेड लीनियर फंक्शनल मिलेगा सच दैट ये कंडीशन होल्ड करेगी। लेकिन जब मैं L2 पे गया तो मैं दिखाया कि ये जो फंक्शनल डिफाइन किया है ना ये वाला C00 पे, और इसको C00 को एज L2 का सब स्पेस कंसीडर करना है, मतलब नॉर्म मुझे ये लेना था, 2 नॉर्म यहां पे, ठीक है ना, ये नॉर्म कंसीडर करना था। इस नॉर्म के रिस्पेक्ट में मैंने दिखाया कि ये बाउंडेड लीनियर फंक्शनल नहीं है। जब ये बाउंडेड लीनियर फंक्शनल नहीं है तो दैट मीन्स क्या हुआ, दैट मीन्स क्या हुआ कि अगर ये कंडीशन होल्ड करेगी, बोला ना कि ऐसा होगा, तो f C00 पे ही बाउंडेड नहीं है, तो अब ये सी बात है g भले ही L2 से मैं ले रहा हूं, L2 से R, बट L2 का सब स्पेस है C00। तो जब इन दोनों की वैल्यूज आपस में इक्वल है C00 पे अगर ये बाउंडेड नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है g जो है C00 पे ही बाउंडेड नहीं है, तो उसका एक्सटेंशन पे कहां से बाउंडेड हो जाएगा। तो यही से तुरंत आप गलत कर देते। तो फर्स्ट ऑप्शन के लिए हैन-बनाग थ्योरम, सेकंड ऑप्शन के लिए भी हैन-बनाग थ्योरम लगा के मैंने आपको बताया कि नहीं होगा, बट सेकंड क्वेश्चन के लिए शॉर्ट ट्रिक भी है। मतलब सेकंड स्टेटमेंट की बात बोलता हूं, या तो आप सेकंड जो मेरा स्टेटमेंट है उसके लिए अगेन आप उसी हैन-बनाग थ्योरम के थ्रू जाके आप दिखा सकते थे, या सेकंड स्टेटमेंट के लिए शॉर्ट ट्रिक भी है, मतलब दूसरा मेथड, मतलब मेथड 2।
और ये मेथड 2 है क्या, रिज रिप्रेजेंटेशन थ्योरम, ठीक है ना, रिज रिप्रेजेंटेशन थ्योरम। तो मतलब क्या है कि स्टेटमेंट 2 गलत है, इसको दिखाने के लिए अभी जो मैंने आपको इतना थोड़ा बड़ा दिखाया इससे जा सकते थे, या आप रिज रिप्रेजेंटेशन थ्योरम लगा के भी डायरेक्टली कर सकते थे कि ये गलत है। कैसे, चलिए समझते हैं। रिज रिप्रेजेंटेशन थ्योरम बोलता क्या है समझिएगा एक बार स्टेटमेंट। अगर ये हिल्बर्ट स्पेस है H और एक मेरा फंक्शनल है, ठीक है ना, और इनफैक्ट ये बाउंडेड लीनियर फंक्शनल है f फ्रॉम S2, जो भी फील्ड ले रहे हैं, यहां पे फील्ड मेरा R है तो चलिए R ही ले लिया। क्या बोलता है रिज रिप्रेजेंटेशन थ्योरम, H हिल्बर्ट स्पेस और ये एक बाउंडेड लीनियर फंक्शनल है f फ्रॉम S to R। अब यहां पे f नोटेशन पहले से दिया है तो मैं इसको कुछ दूसरा कर दूं, मैं ले लिया t। तो अगर ये t बाउंडेड लीनियर फंक्शनल है h पे, तो रिज रिप्रेजेंटेशन थ्योरम क्या बोलता है कि मुझे एक यूनिक y मिलेगा इसी h का, सच दैट p ऑफ x दिस इज इक्वल टू इनर प्रोडक्ट एक्स वाई फॉर एवरी x बिलोंग्स टू h। एंड सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि जो t का नॉर्म होगा ना वो इस y के नॉर्म के इक्वल होगा। ठीक, ये है रिज रिप्रेजेंटेशन थ्योरम। अब चलिए रिज रिप्रेजेंटेशन थ्योरम यहां पे लगा सकते हैं, यहां पे नहीं, क्योंकि L1 हिल्बर्ट स्पेस नहीं है तो यहां पे रिज रिप्रेजेंटेशन थ्योरम नहीं लगा सकते। LP स्पेस में केवल L2 ही है जो कि हिल्बर्ट स्पेस है, तो यहां पे L2 हिल्बर्ट स्पेस है, कोई बात नहीं, ये होल्ड कर गया। तो चलिए अब मैं आता हूं कैसे आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। मैं मेथड 2 बता रहा हूं इसको गलत करने का। मैं जैसे ही ऑब्जर्व किया L2 हिल्बर्ट स्पेस है और क्वेश्चन में बोल रहा है ना कि मुझे एक कॉन्टिन्यूअस लीनियर मतलब बाउंडेड लीनियर फंक्शनल मिलेगा सच दैट ये कंडीशन होल्ड करेगी। अब इसको मैं इरेज करता हूं ताकि आप पूरा देखें। G इक्वल टू F ऑन C00। ठीक, तो चलिए मैं जबरदस्ती मान रहा हूं कि ठीक है ये स्टेटमेंट ट्रू है, मतलब मुझे एक बाउंडेड लीनियर फंक्शनल मिलेगा सच दैट दिस। तो C00 पे ये डिफिनीशन है, मतलब C00 पे कोई भी मैं वेक्टर लूंगा वो ये जो G है G ऑफ x भी सेम होगा, ये xn, ठीक है, अपॉन रूट n। समझ आ रहा कि नहीं? अब C00 पे ये है, अब C00 मतलब क्या हुआ, ये जो वेक्टर मिलेगा n टर्म तक फाइनाइट, आगे सबके सब जीरो। ठीक है, तो अब ये सी बात है अगर ये C00 का मेंबर है तो ये तो L2 का भी मेंबर होगा क्योंकि उसका सब स्पेस है, तो ये L2 का भी मेंबर ये हो जाएगा। अब ये सी बात है ये L2 का भी मेंबर होगा, ठीक है, क्योंकि ये सब स्पेस है ना। तो ये जो x लिया है ना इसको मैं L2 का मेंबर लिया। अब L2 हिल्बर्ट स्पेस है, अब इस थ्योरम में जहां जहां h है उसकी जगह L2 रख दीजिए। तो ध्यान दीजिएगा gx इक्वल टू दिस, तो मुझे एक वेक्टर y मिलेगा ना सच दैट इनर प्रोडक्ट एक्स वाई, और ये y क्या होगा L2 का ही मेंबर होगा। और वो y अगर यहाँ पे देखें ये इनर प्रोडक्ट यहाँ पे कैसे डिफाइंड होता है इस हिल्बर्ट स्पेस में, एक्स वाई मतलब L2 स्पेस पे दिस इज इक्वल टू समेशन एक्स आई वाई आई, यही है मेरा इनर प्रोडक्ट। तो यहाँ पे ये दिया है, ठीक है ना, ये समेशन लगा दीजिए, समेशन दिया है क्वेश्चन में आपके। ठीक, तो यहां से जो y आ रहा है इस स्टेटमेंट में, ये y मेरा है क्या, ये सीक्वेंस है, ये वाली 1 अपॉन रूट n, ये सीक्वेंस n इक्वल टू 1 से इंफिनिटी। मैं समझा पाया कि नहीं? अब अगर ये बाउंडेड लीनियर फंक्शनल मिलता, ठीक है ना, तो जो g का नॉर्म होगा इस y के नॉर्म के इक्वल होगा, ठीक है ना, बाई रिज रिप्रेजेंटेशन थ्योरम। तो अब y का नॉर्म निकालिए, y का नॉर्म कहां पे निकालेंगे L2 में, क्योंकि y L2 का मेंबर है। और यहां पे जो नॉर्म है वो मैंने आपको ऊपर बताया था कहीं, ये देखिए स्क्वायर कहां गया, स्क्वायर वाला मैं कहीं लिखा था वो दिख नहीं रहा है। एनीवेज मैं ये उसको छोड़िए ना, यहीं पे आइए ना, क्या हो जाएगा यहां पे समेशन एक्स एन इसका मॉड का होल स्क्वायर और यहाँ पे 1 अपॉन रूट 2। ठीक, तो चलिए जरा यहाँ पे अब लगाते हैं, ये yn है तो y का नॉर्म निकाल लीजिए क्या होगा। अब नॉर्म किस पे निकालेंगे, L2 पे जो नॉर्म है, चूंकि y L2 का मेंबर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा समेशन n इक्वल टू 1 से इंफिनिटी, ठीक है, और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा मॉड, ठीक है ना, मॉड xn का स्क्वायर मतलब 1 अपॉन रूट n इसका स्क्वायर और जो समेशन आएगा स्क्वायर रूट। तो चलिए ये क्या हो जाएगा,
अंदर की बात करते हैं। जब स्क्वायर करेंगे तो अंदर जो सीरीज बनेगी वो ये बनेगा 1 + 1/2 प्लस ऐसे 1/n प्लस और इसका स्क्वायर रूट। अब ये सीरीज मेरी देखिए पॉजिटिव टर्म की सीरीज है 1/n। p टेस्ट से यहाँ p 1 है तो p टेस्ट से ये डाइवर्ज करती है, मतलब ये सम इन्फिनिटी होगा। दैट मीन्स क्या हुआ, इस y का जो नॉर्म आ रहा है, नॉर्म ऑफ y, ठीक है ना, वो मेरा क्या आ रहा है, इन्फिनिटी। और रिज रिप्रेजेंटेशन थ्योरम से इस g का भी नॉर्म एग्जैक्टली वही होगा। तो g का जो नॉर्म आ रहा है वो मेरा क्या आ रहा है, इनफाइनाइट, मतलब g बाउंडेड है ही नहीं। कॉन्ट्राडिक्शन आ गया ना, क्योंकि मैं मान के चल रहा था कि ये स्टेटमेंट ट्रू है। अगर ट्रू है तो ये बाउंडेड लीनियर फंक्शनल है, लेकिन जैसे ही मैंने रिज रिप्रेजेंटेशन थ्योरम लगाया ये कॉन्ट्राडिक्शन आ गया, गलत हो गया। दैट मीन्स क्या हुआ कि मुझे ऐसा कोई भी बाउंडेड लीनियर फंक्शनल नहीं मिलेगा इस L2 पे सच दैट ये कंडीशन होल्ड करेगी, मतलब ये स्टेटमेंट गलत हुआ। मैं समझा पाया कि नहीं? अब मैं समराइज करूंगा। दैट मीन्स क्या हुआ, स्टेटमेंट मेरा 2 गलत हो गया। तो चलिए पूरे प्रोसेस को मैं समराइज करता हूं। ये हर्न-बनाक थ्योरम है। इस क्वेश्चन को देख के ये आपको लग रहा था कि एक्सटेंशन की बात कर रहा था। ये हर्न-बनाक थ्योरम अगर आपको पता है, पहले स्टेटमेंट में मैं लेके चला और दिखाया कि C00 पे ये जो फंक्शनल है ये बाउंडेड है, और अगर बाउंडेड हो गया तो हर्न-बनाक थ्योरम से ये कंडीशन होल्ड करेगी, मतलब ये सही हो गया। अब उसी मेथड से अगर मैं जाता तो सेकेंड मेथड से मैंने आपको बताया कि ये जो f है एज ए सब स्पेस ऑफ L2, ये जो है बाउंडेड लीनियर फंक्शनल नहीं है। तो अगर ये कंडीशन होल्ड करेगी, f बाउंडेड लीनियर फंक्शनल है ही नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है g भी नहीं होगा, यही से गलत कर दिया। लेकिन ये मेथड थोड़ा सा आपको लंबा दिखेगा, तो इसको मैं क्या करता, दिमाग लगाता, होल्ड पे रखता, मैं डायरेक्ट इसको गलत कर सकता था। कैसे? इस पे फोकस करके L2 मेरा हिल्बर्ट स्पेस होता है, मतलब मैं रिज रिप्रेजेंटेशन थ्योरम लगा सकता हूं। वो स्टेटमेंट देखिए मैंने यहां पे लिखा था। तो जैसे ही मैं रिज रिप्रेजेंटेशन थ्योरम लगाऊंगा तो उससे पहले मैं मान लिया कि चलो ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो अगर ट्रू है तो रिज रिप्रेजेंटेशन थ्योरम से मुझे एक y मिलेगा सच दैट ये 2 कंडीशन होल्ड करेंगे। तो यहां पे वो y जो आ रहा है ना, वो ये सीक्वेंस है 1/√n। तो ऑब्वियस ही बात है, रिज रिप्रेजेंटेशन थ्योरम से जो g का नॉर्म होगा एग्जैक्टली y के नॉर्म के इक्वल होगा। y का नॉर्म निकाला, देखा ये इंफिनिटी है, दैट मीन्स g का भी नॉर्म इंफिनिटी है, और इंफिनिटी हो गया मतलब ये तो बाउंडेड लीनियर फंक्शनल हुआ नहीं, ये तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आया? क्योंकि हम गलत मान के चल रहे, मतलब ऐसा कोई बाउंडेड लीनियर फंक्शनल L2 पे मिलेगा ही नहीं। तो अब आते हैं, इसको अगर नोट करना है प्लीज नोट कर लीजिए, ताकि मैं ऑप्शन आपको मैं बता सकूं कि कौन सा सही या कौन सा गलत है। या चलिए आपके लिए मैं छोड़ देता हूं, मैं दूसरे कलर से कर देता हूं। तो पहला ऑप्शन क्या है, बोथ 1 and 2 आर ट्रू, तो ऑप्शन 1 मेरा गलत हो गया। ऑप्शन बी क्या बोल रहा है, 1 इज ट्रू एंड 2 इज फॉल्स, यही बिल्कुल सही है, तो इसका ऑप्शन बी सही था। ऑप्शन सी क्या बोला, 1 इज फॉल्स, नहीं भाई 1 इज तो ट्रू है। और ऑप्शन डी मैंने बाद में लिखा था बोथ आर फॉल्स, ये भी गलत है। तो यहां पे एक ऑप्शन सही था, ऑप्शन बी, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। कितना प्यारा क्वेश्चन था फ्रेंड्स। यहां पे 2 थ्योरम्स, मेन तो आप हर्न-बनाक थ्योरम ही लगा के इसको पूरा सॉल्व कर सकते थे। फर्स्ट वाले स्टेटमेंट के लिए आपको जाना पड़ेगा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, यहां से हमने दिखा दिया। लेकिन सेकेंड जो स्टेटमेंट है, पहले स्टेटमेंट के लिए तो गया, सेकेंड स्टेटमेंट के लिए आप हर्न-बनाक थ्योरम को लगा के भी आप दिखा सकते थे। थोड़ा सा बड़ा जाता, आपको ये एग्जाम्पल कंस्ट्रक्ट करना पड़ता, बट अगर थोड़ा सा दिमाग को होल्ड पे रखते और मेथड 2, मतलब जैसे ही आप ध्यान देते कि L2 तो मेरा हिल्बर्ट स्पेस है, मैं रिज रिप्रेजेंटेशन थ्योरम लगा सकता हूं, तो ये जो मेथड 2 है ना, ये बड़ा इफेक्टिव था। देखिए 2 ही 3 लाइन में आप दिखा देते कि ये गलत है। तो अब ओवरऑल सजेशन, आप अप्रोच करते हर्न-बनाक थ्योरम से, स्टेटमेंट 1 को ट्रू दिखाते, ठीक है ना। यहां पे आप रिज रिप्रेजेंटेशन थ्योरम नहीं लगा सकते फ्रेंड्स, क्योंकि L1 हिल्बर्ट स्पेस नहीं होता, याद रखिए, तो आपको यहां तक जाना था। लेकिन स्टेटमेंट 2 में L2 मेरा हिल्बर्ट स्पेस है, मैं डायरेक्ट लगाऊंगा रिज रिप्रेजेंटेशन थ्योरम, और वहां से मैंने दिखा दिया कि ये गलत है। ठीक, अगर मेरा एफर्ट आपके पास पहुंचा होगा, वीडियो थोड़ी सी लेंदी थी लेकिन मैंने जानबूझ के बताया, अप्रोच आपको आना चाहिए था। इसको जो गलत करना था 2 मेथड से कर सकते थे। अब
ओवरऑल समराइज करने के बाद मैं फिर से आपको बोलता हूं कि मेरा जो अप्रोच था यही यूनिक अप्रोच नहीं है, और कोई अप्रोच आप लगा सकते हैं, कोई थ्योरम बाय डेफिनेशन वो आपको करना है। जो मुझे बेस देखा क्वेश्चन, जो मुझे स्ट्राइक किया और मुझे लगता है कि ये बड़ा परफेक्ट मेथड होगा, पहला आप हान बनाक थ्योरम और दूसरा रिज रिप्रेजेंटेशन। दूसरे वाले को आप हान बनाक से मत जाइए, बट ये आइडिया कैसे आता है जब आप प्रैक्टिस करते हैं, जितना ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, फंक्शनल एनालिसिस पे मेरा पेन ड्राइव कोर्स मैंने गेट के लिए स्पेशली अभी जस्ट 1 मंथ हुआ मैंने लॉन्च किया है। ठीक है, तो अगर आप जो लोग इंटरेस्टेड हो आप ले सकते हैं। ठीक है, बट अगर आप नहीं लेना चाहते, आप ठीक है सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, मैंने वीडियोस अपलोड की है फंक्शनल के थ्योरी पे पूरा। ठीक है ना, लीनियर अलजेब्रा से लेके ये फंक्शनल पे पूरा यहाँ तक मैंने किया है वीडियो अपलोड, वहाँ से फिर PYQs में करवा ही रहा हूँ। तो अगर सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल बुक्स जाएं। बुक्स के लिए परफेक्ट बुक्स जो मेरे हिसाब से है, BB लिमाय सर की बुक है, अरविंद क्रेजी की बुक है, और भी 2-3 बुक्स हैं जो आपको अच्छी लगे उससे आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, बट ये इन्फॉर्मेशन देना है कि मेरे पास फंक्शनल की और टोपोलॉजी दोनों गेट के लिए, स्पेशली गेट के लिए पेन ड्राइव कोर्सेज अवेलेबल है। तो इन वर्ड्स के साथ मैं ये फिनिश करूंगा। अगले वीडियो के लिए एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन 2024 गेट का ही, ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो इसको आप ट्राई करेंगे और मैं कोशिश करूंगा कि इसका भी सोल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करवा दूं। ठीक है, तो कोशिश करिएगा, कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिएगा मेरा अप्रोच कैसा लगा। अगर एग्री करते हैं तो भी, डिसएग्री करते हैं तो भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। मेरा एफर्ट आपके पास पहुंच पाया होगा। वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, चैनल पर नए हैं जरूर सब्सक्राइब करिए। सो थैंक यू।